अभी 16 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया है जो 2013 से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील के रूप में चल रहा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बिंदुओं के ऊपर लॉ को डिसाइड किया है। उसी संदर्भ में हम आज की वीडियो में आपके साथ यह चर्चा करने वाले हैं। पहला बिंदु, क्या सेक्सुअल असॉल्ट को प्रूव करने के लिए पीड़िता के शरीर पर चोटें पाई जानी जरूरी हैं? दूसरा बिंदु होगा, क्या पीड़िता द्वारा प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट न किए जाने पर भी केस को प्रूव माना जा सकता है? तीसरा बिंदु है, क्या एफआईआर दर्ज करवाने में विलंब होने से प्रोसिक्यूशन केस के लिए संकट पैदा हो जाएगा? चौथे बिंदु के रूप में हम आपको विलंबित एफआईआर का उदाहरण और विलंबित एफआईआर पर कानून दोनों समझाएंगे। अंतिम बिंदु होगा कि विलंबित एफआईआर से आरोपी का बचाव किस प्रकार से किया जाए, इसका तरीका भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार 18 मार्च 1998 को एक नाबालिग लड़की को स्कूल छोड़कर आरोपी के साथ जाते हुए देखा गया था और जो देखने वाली थी वह उस लड़की की छोटी बहन थी। 19 मार्च की शाम को 24 घंटे से अधिक समय गुजर जाने के बाद लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन उसमें आरोपी का नाम नहीं लिखा गया था और न ही यह भी लिखा गया था एफआईआर दर्ज करवाने में इतना समय आखिर क्यों लगा था। विलंब का कोई कारण उसमें नहीं दिया गया था। लड़की को जब रेस्क्यू किया गया तो रेस्क्यू किए जाने के बाद उसकी एमएलसी में शरीर पर कोई भी बाहरी या भीतरी चोट नहीं दिखाई दी थी। आरोपी द्वारा कथित रूप से ले जाए जाने के समय लड़की द्वारा बचाव के लिए चिल्लाने का या विरोध करने का भी कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं था। एफआईआर दर्ज करवाने में एक दिन से ज्यादा का विलंब हुआ था। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन ने पीड़िता की छोटी बहन के बयान भी नहीं करवाए थे, जिसके द्वारा उन दोनों का साथ देखा जाना बयान किया गया था। पीड़िता लड़की ने प्रोसिक्यूशन स्टोरी का समर्थन नहीं किया था और कहा था कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। उसने कोई शोर भी नहीं मचाया था और न ही ले जाए जाने का विरोध किया था। लेकिन जैसा कि आजकल के सभी ट्रायल कोर्ट करते हैं, उस ट्रायल कोर्ट ने भी पीड़िता को एक नाबालिग लड़की कहते हुए सारे एविडेंस को दरकिनार कर दिया और आरोपी को दोषी करार किया। इसका मूल आधार लड़की की छोटी उम्र को बताया गया कि उसके सहमति या असहमति का कोई कानूनी अर्थ नहीं था। आरोपी अपनी इसी कन्विक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट में गया, लेकिन हाई कोर्ट ने उस कन्विक्शन को बरकरार रखा। अंततोगत्वा आरोपी 2013 में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अपील लेकर पहुंचा। 12 साल तक अपील पर सुनवाई चली और तब यह मामला 2025 में तह पाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की कन्विक्शन को खत्म कर दिया था। आज का केस है दलीप कुमार डल्ली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्रिमिनल अपील नंबर 1005 ऑफ 2013 थी, जिसे जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने 16 जनवरी 2025 को, यानी कि बस सबसे कुछ हफ्ते पहले ही डिसाइड किया था। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब हम अपने विश्लेषण में देखते हैं कि ऊपर हमने जिन पॉइंट्स को रखा था उनके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये था कि बॉडीली इंजरीज सेक्सुअल असॉल्ट की परिचय कैसे होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी की हालत में हर एक व्यक्ति के शारीरिक रिफ्लेक्सेस और उसकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होते हैं। ये प्रतिक्रियाएं उसके हालात, व्यक्तित्व और सामाजिक फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति दौड़ेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई विरोध करेगा, कोई मारकाट करेगा, कुछ न कुछ सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। इसलिए यदि किसी महिला के शरीर के ऊपर चोट नहीं लगी मिलती है तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ होगा। लेकिन सभी परिस्थितियों को पूरे संदर्भ में देखने पर यह निष्कर्ष पता लग पाएगा कि वास्तव में अपहरण हुआ था, रेप हुआ था या नहीं हुआ था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट्स हैंडबुक ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स 2023 का हवाला दिया, जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई व्यवहार ऐसा सही या उचित नहीं होता जो किसी पीड़िता के द्वारा हमेशा किया जाना अपेक्षित हो।
इसी निर्णय को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो पुराने फैसलों स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस छोटेलाल 2011 2 SCC 550 और BC देवा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2007 12 SCC 122 इन दोनों केसेस का भी हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले से यही निर्णय दिया था कि शारीरिक चोट के आधार पर महिला के साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कोई भी तार्किक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। चोट हो भी सकती है, चोट नहीं भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट की पीड़ा और कलंक का डर महिला को रोकता है, लेकिन इस केस में प्रोसिक्यूटर्स ने खुद कहा है कि वह आरोपी को पसंद करने के कारण उसके साथ गई थी, उससे शादी करना चाहती थी। प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी कहा है कि आरोपी ने उसके साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के लड़की के बोन एज एक्सरे के आधार पर उसकी आयु को लगभग 18 से 20 साल के आसपास पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की के उस समय मेजर होने की पर्याप्त संभावना है। दूसरा पॉइंट इसमें था कि पीड़िता के सपोर्ट के बिना आरोप को सिद्ध किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आजकल ट्रायल कोर्ट्स की यह अप्रोच हो गई है कि पीड़िता सपोर्ट करे या ना करे, आरोपी को दोषी करार दे दिया जाता है। अब देखिए ना, इसी केस में ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता को माइनर मानते हुए आरोपी को कन्विक्ट कर दिया था। उनका कहना था कि पीड़िता की सहमति का कोई कानूनी अर्थ नहीं है। दूसरी ओर बाकी जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं आप देखेंगे उन सभी में यही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन, रिकवरी और आंखों देखा गवाह, जिसको हम चश्मदीद गवाह या आई विटनेस भी कहते हैं, इनमें से कोई भी विश्वसनीय गवाही नहीं दे पाया है, बल्कि रिकवरी का गवाह तो प्रोसिक्यूशन के खिलाफ ही बोला है। अतः पीड़िता के सपोर्ट के बिना यह कन्विक्शन टिकने वाली नहीं है। तीसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिस्कस किया था वह था FIR दर्ज करवाने में विलंब का होना। इस पॉइंट पर कोर्ट का अवलोकन यह था कि पुलिस को सूचना देने या FIR दर्ज करवाने में हुई देरी हमेशा प्रोसिक्यूशन केस के लिए घातक नहीं होती। ऐसी देरी होने पर कुछ सवाल जरूर पैदा होते हैं और यदि प्रोसिक्यूशन गवाह उन सवालों का सही उत्तर दे देते हैं तो यह देरी प्रोसिक्यूशन केस को नष्ट नहीं करती है। इस केस के पैरा 6 में सुप्रीम कोर्ट ने इस देरी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि लड़की की छोटी बहन ने कथित रूप से घटना को 3 बजे अपराह्न पर देखा। वह एकदम से घर आई, सबको बताया, लेकिन इसके बावजूद भी FIR अगले दिन 7 बजे सायं दर्ज करवाई गई। यह एक अस्पष्ट घटनाक्रम है जिसमें 24 घंटे से अधिक का समय लगा। क्यों लगा, किसी ने कभी नहीं बताया। अब हम आपको विलंबित FIR के कुछ और उदाहरण बताते हैं। अभी हमने आपको वीडियो नंबर 13 दिखाई थी कुछ ही दिन पहले, उसका लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दिया गया है। पुलिस ने मौके पर 20:15 पर मृतक के भाई की शिकायत लिखी और FIR रात को 23:50 बजे दर्ज की गई। इस बीच पुलिस लाश को उठाकर अस्पताल ले गई, जिलाधिकारी को कहकर पोस्टमार्टम करवाया और आरोपियों को घर से उठवाया, पूरी तफ्तीश करी और तब जाकर अंत में FIR लिखी और उसमें लिखा कि हमें सूचना 23:50 पर मिली थी, जिसके कारण हमने सूचना पाकर तत्काल केस को दर्ज कर लिया। सवाल उठता है कि यदि सूचना 23:50 बजे मिली है तो आप लाश को अस्पतालों में कैसे उठाए घूम रहे थे, कैसे जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट कर रहे थे और कैसे पोस्टमार्टम करवाने में जुटे हुए थे। इस तरह से यह देरी कानूनी रूप से गलत है और एक धोखा है। अगला सवाल है कि विलंबित FIR पर स्थापित कानून क्या है। हमने अपनी कई पुराने वीडियोस में एंटी टाइम्ड और एंटी डेटेड FIR के बाबत आपको बताया है। यह विलंबित FIR ही एंटी टाइम्ड या एंटी डेटेड FIR कहलाती है। पुराने समय में महराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के निर्णय आने तक FIR के समय में गड़बड़ी होते ही केस के ऊपर संदेह कर लिया जाता था, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को बदल दिया। 2013 में मांगा एलियस मानसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया था। अब FIR के दिन दिनांक व समय में गड़बड़ी होने पर कोर्ट तभी ध्यान देगा यदि आरोपी सिद्ध करे कि इस गड़बड़ी होने से उसका कुछ अहित हुआ है। तो इस विलंबित FIR की मार से बचने का उपाय क्या है,
यह आरोपियों को और उनके एडवोकेट्स को सभी को ज्ञात होना चाहिए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार अब बर्डन आरोपी के ऊपर होता है कि उसे अपना अहित दिखाना होगा कि केस के दिन, दिनांक और समय में परिवर्तन करने से उसका क्या अहित हुआ है। यह अहित आरोपी को केवल अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से ही साबित करना होता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन या दूसरा अवसर उपलब्ध नहीं होता। उसे दिखाना होगा कि इस समय के अंतर के दौरान पुलिस ने लगातार इन्वेस्टिगेशन किया है और आरोपी के खिलाफ रिकॉर्ड पर उसको ले लिया है। यदि बिना एफआईआर के एक क्रिमिनल केस का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है तो इससे ज्यादा अहित और क्या होगा। आपको अपने क्रॉस का स्तर सुधारना होगा और यह दिखाना होगा कि देखिए, एफआईआर के समय में जो दिखाया गया है और जो वास्तविक है, इसमें अंतर होने से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कानून के विरुद्ध की गई है, आरोपी के खिलाफ सबूतों को गढ़ा गया है। यही बात हम अपनी हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि बचना है तो बेहतर क्रॉस करना होगा। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमसे संपर्क के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजें। आपको आगे की राह वहीं सुझा दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में ना झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोज में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोज में मिलने तक प्रणाम।